ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो जो लास्ट लेक्चर है, ओके, उसमें हम लोगों ने गॉस लॉ का कंसेप्ट देखा हुआ है, ठीक है। और जो गॉस लॉ है उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है वो देखा है, ठीक है। यस, और इसका मैथमेटिकल फॉर्म हम लोग देखेंगे। तो वो आपका ये है, ओके, वी से phi e is nothing but equal to, okay, integration of vector e dot vector ds, okay, which is equal to what, q upon epsilon naught. So what is the q? तो हम लोग बोलते हैं q is basically the charge which is enclosed by the closed surface, okay। जो ये closed surface है वो imaginary surface है, जिसको हम लोग गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं, और ये हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। यस, अच्छा, इसका प्रूफ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। वैसे मैं आपको ये बोलूंगा कि सपोज अगर वो क्लोज सरफेस जो है, ओके, उसके अंदर मैं बोलूंगा एक नहीं लेकिन एन नंबर ऑफ चार्जेस है, ओके। तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा कि बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द टोटल फ्लक्स फाई ड्यू टू ऑल चार्जेस एनक्लोज्ड विद इन द गिवन क्लोज सरफेस इज, तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला आएगा, ओके। दैट इज नथिंग बट q1 upon epsilon naught plus q2 upon epsilon naught so on till qn upon epsilon naught, okay। You can say this is actually summation, okay, qi upon epsilon naught where I goes from 1 to n, okay, जिसको आप total capital Q upon epsilon naught भी बोल सकते हो, ठीक है। where capital Q is what, your net charge। अगर capital Q net charge है तो हम लोग बोलेंगे what will be the statement of Gauss law, okay। the flux of the net electric field through a closed surface equals the net charge enclosed by that surface divided by the permittivity of the medium, okay। यानी हम लोग बोलेंगे divided by epsilon naught, ये आपको ध्यान में रखना है, okay। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बेसिकली जो ओवरऑल फ्लक्स पास होगा, ओके, थ्रू क्लोज सरफेस, ओके, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ, ओके, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, एंड विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, ओके, द नेट चार्ज एनक्लोज बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ये आपको ध्यान में रखना है। एप्सिलॉन यानी क्या, तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब यहाँ पे उन्होंने एप्सिलॉन नॉट कंसिडर किया हुआ है, ओके। तो क्यू, तो हम लोगों ने जितने भी चार्जेस कंसिडर किए हुए हैं, ओके, वी हैव कंसिडर्ड इट इन अ फ्री स्पेस। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कुछ और भी कंसेप्ट दिए हुए, जैसे गॉसियन सरफेस है। तो गॉसियन सरफेस अभी जो 12th स्टैंडर्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसमें भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ओके। लेकिन आप ये रीड कर सकते हो, बहुत सिंपल है, ओके। यस, और आगे डेरिवेशन में हम लोग देखने भी वाले हैं। फिर कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल दिया हुआ है, वो आप लोगों ने खुद से एक बार कर लेना है, ठीक है। यस, उसके बाद कंसेप्ट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। लेकिन स्टिल, ओके, आप लोगों ने एक बार इसको अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है। यस, तो एनीवे व्हाट विल डू इज, ओके, मैं अभी जो 11th का है, ओके, फिलहाल जो टॉपिक है उसको क्लोज करता हूँ, ओके, एंड विल स्टार्ट विथ योर टॉपिक ऑफ 12th स्टैंडर्ड, ओके। दिस इज योर टॉपिक नंबर 8, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, अभी ये जो टॉपिक है ये बेसिकली आपके 11th के कंसेप्ट से स्टार्ट हो रहा है, देखिए, ओके। इसलिए मैंने जो पूरा आप लोगों का 11th का एक छोटा सा रिविजन लिया है, ओके, वो इसलिए लिया है कि जब हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो एकदम आप ब्लैंक नहीं रहेंगे, ठीक है। एनीवे, यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। इन 11th स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड Gauss law which gave the relationship between the electric charge and its electric field, okay। It also provides equivalent methods for finding electric field intensity by relating values of the field at a closed surface and the total charge enclosed by that surface, okay। Yes, अब ये जो closed surface है, okay, यही basically आपका Gaussian surface है, okay। और वो Gaussian surface जो है वो कैसे select करना है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। Yes, now it is a powerful tool which can be applied for calculation of the electric field when it originates from a charge distribution of sufficient symmetry. The law can be written as, okay, phi is equal to q upon epsilon naught, which is equal to, okay, cyclic integral of vector e dot vector ds, okay। ये तो हम लोगों ने देखा था। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, where phi is total flux, okay, coming out of a closed surface and q is the total charge inside the closed surface, ठीक है। अब ये जो चार्ज है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, बेसिकली वी एज्यूम इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। यस, तो जब हम लोग गॉस थ्योरम को अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो कुछ बेसिक स्टेप्स है वो हम लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे पहले डिस्क्राइब द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, आइदर इट इज लीनियर और इट इज सरफेस और इट इज वॉल्यूम, ओके। यस, अब ये ना हम लोग यहाँ पे क्या है ना, तो बेसिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब डिफाइन करते हैं तो एक तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी क्या, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, ओके, या फिर हम लोग बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया जिसको सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, ओके, या फिर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। सो डिपेंडिंग कि गॉस थ्योरम किस तरह से अप्लाई करना है, ओके, हम लोग ये तीनों में से कौन सी भी एक क्वांटिटी क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप पे हम लोग बोलते हैं ऑब्टेन द फ्लक्स बाय गॉस थ्योरम, ओके। अब ये जो फ्लक्स है तो हम लोग जो ऊपर का इक्वेशन है उसके हेल्प से करते हैं, ठीक है। अब जब इसके एप्लीकेशंस देखेंगे तो ये पॉइंट्स आपको और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।
विजुअलाइज अ गॉसियन सरफेस एंड जस्टिफाई इट। ओके, अभी इसका मतलब क्या? तो जैसे अभी यहाँ पे एक स्पीयर है, ओके, ये पहला आपका एप्लीकेशन है। वो स्पीयर पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो इसके लिए हम लोगों ने गॉसियन सरफेस क्या लिया हुआ है? तो आप देख सकते हो ये जो सॉलिड स्पीयर है, ओके, यानी जो ये सॉलिड लाइन का जो स्पीयर बना हुआ है, ओके, उसके आजू बाजू एक डॉटेड लाइन से एक स्पीयर बनाया हुआ है हम लोगों ने। ओके, इसको आप लोगों ने थ्री डायमेंशनल ही व्यू करना है। ओके, थ्री डायमेंशनल व्यू करना है, एज्यूम करना है, ठीक है, और इमेजिन करना है इसको। ओके, ये जो आपके सामने है वो सर्कल नहीं, इट इज अ स्पीयर। ओके, वो स्पीयर के आजू बाजू, ओके, डॉटेड लाइन से हम लोगों ने क्या किया है? एक इमेजिनरी स्पीयर ड्रॉ किया हुआ है। लेकिन वो स्पीयर कैसे ड्रॉ किया हुआ है हम लोगों ने? तो उसका सेंटर और जो ओरिजिनल स्पीयर है, ओके, यस, दोनों का सेंटर क्या है? हम लोग बोल रहे हैं सेम है। यानी हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ये जो स्पीयर्स है वो क्या है? कॉन्सेंट्रिक है। अब वो कॉन्सेंट्रिक क्यों लिया है हम लोगों ने, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसा एप्लीकेशन रहेगा, ओके, उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? ओके, जो गॉसियन सरफेस है उसको विजुअलाइज विजुअलाइज यानी क्या? इमेजिन करते हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। Now with the electric field intensity E as unknown, obtain the electric flux by the calculation using the geometry of the structure and the symmetry of Gaussian surface। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटेंस, सिमेट्री ऑफ गॉसियन सरफेस। ओके, इसको पूरा ही मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। okay? और उसके बाद बोला हुआ है कि इक्वेट द आरएचएस ऑफ इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी एंड कैलकुलेट ई। अब ये एग्जैक्टली कैसा है? तो जब हम लोग इसका पहला एप्लीकेशन देखेंगे आपको आएगा समझ में, ठीक है। यस, अब डायरेक्टली पहले एप्लीकेशन पे जाते हैं हम लोग। ओके, तो the first application is to find the electric field intensity due to a uniformly charged spherical shell or a hollow sphere, ठीक है। अब पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ओके, कि जो हॉलो स्पीयर हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ओके, तो वी से इट इज अ मेटेलिक कंडक्टर, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि हम लोग बोलते हैं इसके ऊपर जो चार्ज है, ओके, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जो चार्ज हम लोग एज्यूम कर रहे हैं वो क्या है? इट इज क्यू। तो बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो चार्ज प्लस क्यू है, ओके, पहले तो पॉजिटिव चार्ज है क्यू, और उसको हम लोगों ने क्या किया भाई? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है, ऑन अ हॉलो मेटेलिक स्पीयर। ओके, ये क्लियर है? ये जो स्पीयर है वो क्या है? इट इज ऑफ मेटल, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, सेकेंडली वो हॉलो है। ओके, अच्छा, अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, लेट अस से कि जो स्पीयर है उसके ऊपर यूनिफॉर्मली हम लोगों ने प्लस क्यू चार्ज क्या किया है? डिस्ट्रीब्यूट किया है। ओके, दिस इज, इसका टोटल मैग्नीट्यूड कितना है चार्ज का? प्लस क्यू। तो हम लोग बोलेंगे दिस प्लस क्यू चार्ज is distributed uniformly on the overall surface area of the sphere। अगर हम लोग बोलते हैं if r is the radius of the sphere, okay, yes, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे? जो उसका टोटल सरफेस एरिया रहेगा स्पीयर का, ये तो हम लोगों को पता है, जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर होता है वो 4πr² होता है। और ये जो रेशियो है चार्ज पर यूनिट, ओके, टोटल सरफेस एरिया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विल कॉल इट एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। बेसिकली क्यू क्या हो जाएगा आपका? इट विल बी सिग्मा इंटू 4πr², ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एनीवे, ये डेरिवेशन को देखते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में उन्होंने दिया हुआ है कंसिडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस r विद इट्स सेंटर एट O। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। चार्ज टू यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ये मैंने आपको बताया हुआ है यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट, ओके, जिसका यूनिट क्या रहेगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर। It is placed in a dielectric medium of permittivity epsilon such that epsilon is equal to epsilon naught into k, where k is called as what? आप इसको relative permittivity भी बोल सकते हो, या फिर k जो है उसको हम लोग dielectric constant भी बोलते हैं, ठीक है। यस, तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि इसको हम लोगों ने ऐसे मीडियम में रखा हुआ है, ओके, यस, इसको अभी हम लोग फिलहाल वैक्यूम नहीं कंसिडर कर रहे, इट कैन बी एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये क्लियर है। Now the total charge on the sphere will be given by what? Q is equal to sigma into 4πr², okay, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्लियर है? ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि हम लोग बोल रहे हैं कि अब इसके आजू बाजू जो गॉसियन सरफेस होगा वो कैसे कंसिडर करेंगे, ठीक है। हम लोग बोलते हैं बाय गॉस थ्योरम द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज गिवन बाय व्हाट? phi is equal to q upon epsilon naught। ओके, ये किसके लिए है? तो हम लोग बोलते हैं दिस इज व्हेन द मीडियम इज एयर और वैक्यूम, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, व्हेन द मीडियम इज एयर और वैक्यूम। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग क्या बोलते हैं? वेयर क्यू इज द टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। अब कौन से क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं हम लोग? गॉसियन सरफेस की। ये देखो, ये जो स्पीयर है ना हमारा, चाहिए तो मैं ये डायग्राम आपको अच्छे से बना के बताता हूँ। ओके, ये हमारा ओरिजिनल स्पीयर है, ओके, ये इसका रेडियस आर है। अच्छा, इसके ऊपर
थोड़ा सा अच्छे से कर लेता हूँ। ओके, इसके ऊपर हम लोगों ने चार्ज क्या किया है, यूनिफॉर्मली ओके डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। लेकिन आपको पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि जो भी लाइंस ऑफ फोर्स रह गए, ओके, तो वो कैसे रह गए, ओके, वो ये जो सरफेस है उसके ऊपर से नॉर्मली निकलेंगे, ठीक है, यस, यानी ये इस तरह से निकलने वाले लाइक दिस, ओके, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, रेडियल भी इनका नेचर बोल सकते हैं, ओके, यानी ये जितने भी लाइंस है ये कहाँ पे आके मिलेंगे, दे विल मीट द ओके सेंटर ऑफ द सर्कल, लेकिन रियल में मिलने नहीं वाले, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ये जो हॉलो स्फीयर है उसके अंदर लाइंस ऑफ फोर्स नहीं जाने वाले। ये आपको आ रहा है समझ में? लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो सरफेस, चार्ज सरफेस के ऊपर से ओरिजिनेट हो गए। कैसे ओरिजिनेट हो गए? नॉर्मली इन अ परपेंडिकुलर वे, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन स्पेरिकल सरफेस के लिए हम लोग नॉर्मली की जगह पे क्या बोलते हैं, हम लोग बोल रहे हैं रेडियली क्या हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। फिलहाल ये जो लाइंस ऑफ फोर्स है उसको मैं क्या कर देता हूँ, एरेस कर देता हूँ, ओके फाइन। नाउ द थिंग इज, इसके आजू बाजू हम लोग क्या करेंगे, एक इमेजिनरी सरफेस कंसिडर करेंगे जिसका नेचर जो रहेगा वो क्या रहेगा, अगेन इट विल बी ऑल्सो स्पेरिकल, स्पेरिकल एंड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या है? सिमेट्रिक बोलने से अच्छा मैं ऐसे बोलूंगा, इन दिस केस विल से जो गॉसियन सरफेस है और जो ओरिजिनल स्फीयर है दोनों का सेंटर क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी ओ, ठीक है। और जो गॉसियन सरफेस है उसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हम लोग कंसिडर करेंगे, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज, इसको हम लोगों ने स्मॉल आर बोल दिया, ठीक है। मेरा डायग्राम इतना क्लियर नहीं है लेकिन आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये जो गॉसियन सरफेस है, ओके, अगर मैं उसको 3 डायमेंशन में कंसीडर करता हूँ तो वो भी क्या है, इट इज अ बिग स्पीयर, इट इज अ बिग स्पीयर, ओके, विच इज एनक्लोजिंग व्हाट, द स्मॉल स्पीयर। और स्मॉल स्पीयर रियल में, ये आपको ध्यान में रखना है, स्मॉल स्पीयर यानी क्या है, तो हमारा हॉलो मेटेलिक स्पीयर है, ये आपको क्लियर है, ओके। अब ये जो गॉसियन सरफेस है, ओके, उसमें से क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, मैं आपको यहाँ पे ही बता देता हूँ, ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो हर डायरेक्शन से क्या हो गए, ओरिजिनेट हो गए। तो आपके इसमें कैसे दिखाया हुआ है, ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है ना, ओके, टेक्निकली वो सेंटर से ओरिजिनेट हो रहे हैं, एक्चुअली ये आपको ध्यान में रखना है, वो सरफेस से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ओके। आई होप ये क्लियर है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, अगर ये लाइंस ऑफ फोर्स को मैंने पीछे एक्सटेंड किया तो वो सेंटर ऑफ द स्पीयर पे मीट हो गए, ओके, ये क्लियर है। बट ये जो लाइंस ऑफ फोर्स उन्होंने अंदर की तरफ दिखाए हुए, ओके, सी, दिस इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल, ओके। तो ये डायग्राम में क्या है, इट इज एरर, ये क्लियर है, ओके, या ये जो डायग्राम है वो इनकरेक्ट है, ओके। जो मैंने बोला आपको समझा क्या, जितने भी लाइंस ऑफ फोर्स रह गए वो बाहर की तरफ रह गए, स्पीयर जो हमारा सॉलिड स्पीयर है उसके अंदर नहीं रहने वाले, ओके। एनीवे वी से टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट at a distance r from the center of the charged sphere, imagine a concentric Gaussian sphere of radius r, okay, passing through point p। अब उन्होंने क्या बोला हुआ है कि आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, हाँ, अगर मेरे को सेंटर ऑफ स्पीयर से ओके डिस्टेंस आर कंसीडर करना है तो वो लॉजिक से आप कंसीडर कर सकते हो ये लाइंस बनाए हुए। लेकिन जो लाइंस ऑफ फोर्स रह गए, ओके, वो प्लीज ध्यान में रखना है आप लोगों ने, वो लाइंस ऑफ फोर्स जो रह गए वो स्पीयर के सरफेस से ओरिजिनेट हो गए लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे कुछ लाइंस ऑफ फोर्स आपको बना के भी दे देता हूँ। ये जो लाइंस ऑफ फोर्स रह गए वो बाहर की तरफ रह गया इस तरह से, ओके, वो सेंटर से ओरिजिन नहीं होने वाले, ये क्लियर है आप लोगों को, ओके, यस, हाँ। लेकिन जो हम लोग अभी कंसिडर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ओके, जो पॉइंट पे, दैट पॉइंट इज व्हाट, पी। और वो जो पॉइंट का डिस्टेंस है वो हम लोग कहाँ से मेजर कर रहे हैं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ओके हॉलो स्फीयर, यहाँ तक क्लियर है, ओके। नाउ लेट अस सी, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी at a distance r from the center of a charged sphere, imagine a concentric Gaussian sphere of radius r passing through the point P, ठीक है। तो अगर मैं एक स्पीयर ही पूरा इमेजिन कर रहा हूँ वहां पे, डेफिनेटली वो पॉइंट P से पास होगा, क्योंकि स्पीयर का रेडियस और जो पॉइंट P का डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल स्पीयर वो क्या है, सेम है। तो दोनों अगर सेम है तो मैं बोलूंगा डेफिनेटली पॉइंट P विल लाई ऑन द इमेजिनरी गॉसियन स्पीयर, ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। Now we say, due to symmetry, the spheres being concentric, the electric field at each point on the Gaussian surface has same magnitude E and its direction is radially outwards. Okay? बोलने का मतलब क्या है कि ये जो Gaussian sphere हम लोगों ने कंसीडर किया है, this one, okay? तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, लेट अस से मैं यहां तक दिखा देता हूँ,
तो हर एक पॉइंट पे हम लोग बोलेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ रहेगा या जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन हम लोग बोलेंगे जो उसका डायरेक्शन रहेगा वो अलग रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये पॉइंट पी कंसीडर कर रहा हूँ, ओके, विच इज एट डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ओ, तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। ओके, ये पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो इस तरह से रहेगा, लाइक दिस। ओके, डायग्राम बहुत नीट तो नहीं है लेकिन आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ओके फाइन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन ये हर एक पॉइंट पे हम लोग बोलेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट पी है इसके आजू बाजू मैं क्या करता हूँ ना, एक छोटा सा एरिया कंसीडर करता हूँ और वो एरिया को क्या बोल देता हूँ मैं, आई कॉल इट एज ds। ओके, पहली बात तो थोड़ा सा मैं एरियाज कर दूँ। ये जो पॉइंट पी है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, अच्छा, अब ये जो ds है उसका हम लोग क्या करेंगे ना, एरिया वेक्टर बनाएंगे। ठीक है, अब ds का एरिया वेक्टर यानी क्या, तो मैंने आपको बोला था कि अ वेक्टर विच इज ड्रॉन, ओके, परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया, याद है आप लोगों को, और वो एरिया के सेंटर में से पास हो रहा है, ऐसा एज्यूम करो। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक अलग कलर से वेक्टर ds दिखा देता हूँ। ओके, तो ये जो अभी वेक्टर दिखाया हम लोगों ने, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो मैं वेक्टर ई बोल देता हूँ, और जो ds वेक्टर है उसको मैं इस तरह से दिखा देता हूँ, लाइक दिस। ठीक है, जो लेंथ ऑफ वेक्टर है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, इज इंडिकेटिंग द, ओके, वैल्यू ऑफ ds। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, लेंथ ऑफ वेक्टर ऑलवेज इंडिकेट द मैग्नीट्यूड। ओके, तो ds का जो भी मैग्नीट्यूड रहेगा, टेकिंग अ पर्टिकुलर स्केल, हम लोग क्या करेंगे, उतने लेंथ का वेक्टर बना देंगे, और ये जो वेक्टर रहने वाला है इट इज गोइंग टू बी व्हाट, वेक्टर ds। अब यहाँ पे हम लोग एक बात क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, वेक्टर ई एंड वेक्टर ds का जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। तो इनके बीच में जो एंगल होने वाला है थीटा, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, इज गोइंग टू बी 0 डिग्री। तो स्पेसिफिकली अगर मैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds कैलकुलेट करता हूँ जो आगे हमें लगने वाला है, ओके, तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds विल बी इक्वल टू व्हाट, e ds, okay, cos of theta, okay, which is nothing but equal to e ds cos of 0, and cos of 0 क्या है, 1। तो ये सिंपली आपको क्या मिलेगा, दिस इज गोइंग टू बी e इंटू ds। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यस। एनीवे, टेक्स्ट बुक का थोड़ा से जो पॉइंट्स है वो रीड कर लेते हैं। देखो, मैं बार बार टेक्स्ट बुक क्यों रिफर कर रहा हूँ पता है क्या, आप लोगों को एक अच्छी आदत डालनी है, और वो आदत क्या है कि जब भी आप लोग लेक्चर्स देखते हो, मेक श्योर आप पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक क्या कर रहे हो, रीड कर रहे हो। अभी जो आपकी टेक्स्ट बुक के जो एडिशन है, जो ये न्यू एडिशन है, तो उसमें कुछ जगह पे एरर्स है। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि स्टूडेंट्स जब सोचते हैं कि चलो हम लोग थोड़ा टेक्स्ट बुक रीड करते हैं, तो वो पॉइंट पे जब वो खुद से रीड कर रहे हैं, ओके, तो कुछ उसमें मिस्टेक्स रहते हैं, कुछ ऐसे लाइंस रह गए, ओके, जो शायद आपको समझने के लिए टफ जाता है। ओके, तो इसलिए लेक्चर में मैं क्या करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है टेक्स्ट बुक का, ओके, डेफिनेटली हम लोग जो सॉल्व करते हैं उसके साथ मैं वो भी क्या करता हूँ, रीड करता हूँ। तो अगर कहाँ पे कुछ एरर रहेगा या कुछ करेक्शन रहेगा या कोई पॉइंट ऐसा रहेगा जो शायद उसका लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आए, तो वो मैं आपको पहले ही क्या कर देता हूँ, लेक्चर में क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, एनीवे, तो हम लोग कहाँ पे थे, ड्यू टू सिमेट्री एंड द स्पीयर्स बीइंग कॉन्सेंट्रिक, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस हैज सेम मैग्नीट्यूड E, ये डिस्कस किया था, और इनका जो डायरेक्शन है वो कैसा है, रेडियली आउटवर्ड है। ठीक है, ऑल्सो द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ E एंड नॉर्मल टू द सर्फेस इज व्हाट, 0, वो भी डिस्कस किया था। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कॉस थीटा क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी 1, एंड ये भी हम लोगों ने रिलेशन अभी निकाला हुआ है, दैट इज नथिंग बट, ओके, वेक्टर E डॉट वेक्टर ds इज नथिंग बट इक्वल टू E ds cos थीटा, एंड cos थीटा का वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा E इंटू ds। ओके, हम लोग बोलेंगे द फ्लक्स d phi थ्रू एरिया ds, ओके, विल बी गिवन बाय व्हाट, ओके, तो V से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द फ्लक्स, ओके, दैट इज पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया ds। अब ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, where ds is part of what, the Gaussian surface। ओके, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, where ds is part of Gaussian surface, या आप इसको Gaussian sphere भी बोल सकते हो, the imaginary sphere which we have considered। ओके, मैं बोलूंगा जो छोटे एरिया में से जो फ्लक्स पास होगा that will be called as d phi, which is nothing but vector E डॉट वेक्टर ds, ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, ओके, लास्ट लेक्चर में, एंड वेक्टर E डॉट वेक्टर ds
जो है उसको हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, इट इज नथिंग बट इक्वल टू E इंटू डी एस। और लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अगर मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है तो कैन आई से टोटल फ्लक्स फाई इज नथिंग बट इक्वल टू, यू कैन से साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी फाई। अब इसमें साइक्लिक इंटीग्रल क्यों ले रहे हैं? हम लोग बोलेंगे कि मुझे ओवरऑल सरफेस एरिया कंसिडर करना है, और जब मैं एरिया की बात कर रहा हूं तो ये क्या है, एनक्लोज सरफेस है। ये ऐसा नहीं है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इस तरह से नहीं है, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं ये स्पेरिकल है। तो जो पॉइंट से स्टार्ट होगा, ओके, अगर मैं पूरा एक प्रॉपर, ओके, हम लोग उसको पूरा नेविगेट करेंगे तो हम लोग वापस वही पॉइंट पे आएंगे। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, सेम गोज विद द केस ऑफ सर्कल ऑल्सो। ओके, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी फाई। ओके, साइक्लिक इंटीग्रल यानी कुछ बहुत अलग नहीं है, नॉर्मल ही है। ओके, यस, ओनली थिंग इज कि यहाँ पे आपका जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो नहीं आएगा। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। अच्छा, अभी अच्छी बात क्या है, यहाँ पे जो ई है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या है, सेम है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अभी के केस में एट अ गिवन पॉइंट विच इज एट डिस्टेंस आर, ई का वैल्यू क्या रहने वाला है? ओके, ई विल बी कांस्टेंट फॉर गिवन वैल्यू ऑफ स्मॉल आर, बराबर है। एंड स्मॉल आर कहां से मेजर कर रहे हैं, तो हम लोग सेंटर ऑफ बोथ द स्पीयर्स, सेंटर ऑफ बोथ द स्पीयर्स यानी क्या, जो ओरिजिनल आपका स्पीयर है, ओके, वो, और जो गॉसियन स्पीयर हमने कंसिडर किया है। ओके, तो ऐसे केस में अगर ई कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा ई साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ds, which is nothing but equal to, can I say, this will become, जो ओवरऑल टोटल एरिया रहेगा गॉसियन सरफेस का, दैट इज गोइंग टू बी 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सो बेसिकली हम लोग बोल रहे हैं कि जो फाई रहेगा दैट विल बिकम व्हाट, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, तो जैसे मैंने बोला अभी, ओके, इट इज ओवरऑल द टोटल सरफेस एरिया, ओके, फॉर व्हाट, फॉर द इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। ओके, और इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे स्मॉल आर लिया है। अगर एक्चुअल स्पीयर लेते हैं हम लोग, ओके, तो वो केस में हम लोगों ने क्या लिया था, यहाँ पे कैपिटल आर लिया था। तो एक्चुअल स्पीयर का जो एरिया है, टोटल सरफेस एरिया कितना है, इट इज 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और गॉसियन सरफेस का जो एरिया है इट इज 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, सो वील से द टोटल फ्लक्स, ओके, दैट इज पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस। ओके, यस, तो वो रहेगा, इट विल बी ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। याद है, क्लियर है? लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ओके, कैन आई से बाय गॉस लॉ, या इसको गॉस थ्योरम भी हम लोग बोलते हैं, ओके, जो फाई था, ओके, इट इज नथिंग बट इक्वल टू द टोटल चार्ज that is enclosed by the surface upon the permittivity of the medium in which it is placed। बोलने का मतलब क्या है कि अभी हम लोगों ने गॉस लॉ देखा था, ओके, तो स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि जो टोटल फ्लक्स रहेगा दैट विल पास थ्रू द इमेजिनरी सरफेस is actually equal to the net charge that is enclosed by the surface, okay, to the permittivity of the medium in which both the surfaces are there, in a real surface and Gaussian surface। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आपको मिलेगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। ओके, इसको मैं रीअरेंज करके इस तरह से लिख देता हूं, देयरफॉर E विल बी इक्वल टू व्हाट, ओके, 1 अपॉन 4 पाई। ओके, अब एप्सिलॉन को इसके साथ ले लेते हैं हम लोग, ओके, और ये क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल Q अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपको आ रहा है समझ में? ठीक है, यस। तो ये एक तरह से क्या हो गया, ऐसा सिमिलर इक्वेशन हम लोगों ने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का देखा हुआ है, लेकिन वो कौन से केस में देखा हुआ है, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको मैं, कि इमेजिन करो एक पॉइंट चार्ज है, ओके, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, प्लस Q। तो एट अ डिस्टेंस R, जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ओके, वो पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा इट विल बी गिवन बाय 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यस। अभी आप यहाँ पे देख रहे होगे कि कभी मैं एप्सिलॉन के लिए ऐसा सिंबल यूज कर रहा हूँ या कभी मैं ऐसा यूज कर रहा हूँ, दोनों क्या है, दोनों चलेंगे। ठीक है, एनीवे, ये आपको आया समझ में? इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे मैंने कैपिटल Q यूज किया हुआ है, हमारे जो टेक्स्ट बुक है वहाँ पे स्मॉल q है, तो मैं इसको क्या करता हूँ ना, क्लियर कर देता हूँ। ठीक, जैसा सिंबल टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ना वही मैं आपको दे देता हूँ, यानी आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगा।
ओके। और एक्चुअली जो एनक्लोज हुआ हुआ है चार्ज, दैट इज व्हाट, तो ये हम लोगों ने स्मॉल क्यू से दिखाया हुआ है। तो एनीवे ये हो जाएगा आपका स्मॉल क्यू अपॉन एप्सिलॉन, स्मॉल क्यू अपॉन एप्सिलॉन। गलती से मैंने कैपिटल क्यू लिया था। ओके, आई होप आपको ये आ रहा है समझ में। ओके, एनीवे तो यहाँ पे जो क्यू यूज किया हुआ है वही क्यू मैंने यहाँ पे भी यूज कर दिया है फाइनल इक्वेशन में। अच्छा, ये जो क्यू है इसका वैल्यू क्या है, सिग्मा इंटू 4 पाई r²। तो वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। ओके, यस, क्यू के जगह पे डाल देता हूँ मैं सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल r² अपॉन दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, r²। इसमें से मैं बोलूंगा जो कॉमन टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगे, 4 पाई को कैंसिल कर देते हैं हम लोग। ओके, आपको मिलेगा E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू r² अपॉन एप्सिलॉन इंटू स्मॉल r²। ये क्लियर है? अगर आपको चाहिए तो ये जो इक्वेशन है, ओके, इसको भी मैं एक ब्लॉक में इस तरह से डाल देता हूँ। ओके, यस, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो एप्सिलॉन है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ठीक है, एनीवे मैं थोड़ी सी स्पीड कम ही रख रहा हूँ। ओके, तो ये आपका इक्वेशन जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया था, तो यहाँ पे उन्होंने एप्सिलॉन नॉट लिया हुआ है। ओके, विद एप्सिलॉन ऑल्सो इट इज राइट। ओके, एनीवे ये तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ, ये जो इक्वेशन है, ओके, यू कैन राइट इट एज E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू स्मॉल r²। ओके, फॉर एयर और वैक्यूम। ओके, हम लोग बोलेंगे जो इक्वेशन बनेगा, तो यूज अ डिफरेंट कलर, ब्लैक कलर यूज कर लेता हूँ। तो हमारा इक्वेशन बनेगा वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। एयर या वैक्यूम के लिए जो बनेगा दैट विल बी सिग्मा इंटू कैपिटल r² अपॉन एयर या वैक्यूम के लिए के का वैल्यू 1 होता है, तो ये आपको इस तरह से आएगा। ठीक है, अब इसमें भी कुछ केसेस हैं, वो केसेस बहुत सिंपल हैं, डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में से देख लेंगे। केस 1, इफ द पॉइंट P लाइज ऑन द सर्फेस ऑफ द चार्ज स्फीयर। बोलने का मतलब क्या है कि अभी हम लोगों ने कुछ ऐसा लिया था कि जो आपका पॉइंट P है इट इज एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। ओके, लेकिन अगर ये पॉइंट P है, इफ इट इज वेरी क्लोज टू द स्फीयर, एकदम स्फीयर के पास है या स्फीयर के ऊपर ही है, तो ऐसे केस में क्या होगा, आप बोलोगे सर जो उसका डिस्टेंस रहेगा फ्रॉम द सेंटर दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, रेडियस ऑफ द स्फीयर। बोलने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट P हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है, ये पॉइंट P को अगर मैं खींच के इधर लेके आता हूँ यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर ये इतना डिस्टेंस कम हो जाएगा और बचा हुआ डिस्टेंस क्या रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल R, यानी स्मॉल r का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू कैपिटल R। मैं बोलूँगा यहाँ पे r² और ये स्मॉल r² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपको मिलेगा ऐसे केस में E विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो भी मीडियम है। ठीक है, यस, वही आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, E is nothing but equal to sigma upon epsilon naught, and second case क्या है, if the point P lies inside the sphere, okay, since there are no charges inside, okay, we'll say sigma का वैल्यू क्या रहेगा, 0। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, ओके, कि सिग्मा का वैल्यू अंदर 0 रहेगा, तो उसकी वजह से E का भी वैल्यू क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। अब मैं बेसिकली आपको क्या बोल रहा था कि अंदर लाइंस ऑफ फोर्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, अगर लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी अंदर क्या रहेगा, 0 रहेगा। ओके, यस, आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या पॉइंट बोल रहा था। ये जो उन्होंने बताया ना, ओके, बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये लाइंस ऑफ फोर्स वो लोग सेंटर से बता रहे हैं। बिल्कुल नहीं, लाइंस ऑफ फोर्स सेंटर से हो ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पे चार्ज ही नहीं अवेलेबल सेंटर में। जहां से चार्ज अवेलेबल है उधर से लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगे, स्टार्ट हो गए। ठीक है, आई होप आपको ये डेरिवेशन समझा है। ओके, इसको एक बार अच्छे से देख लेना है। ओके, चाहिए तो जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है एज इट इज आप लिख सकते हो, या फिर जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, ओके, वो भी आप क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। ठीक है, एनीवे ये पार्ट को मैं क्या कर देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ। विल मूव टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन के पहले एक एग्जांपल दिया हुआ है। A sphere of radius 10 centimeter carries a charge of 1 microcoulomb. Calculate the electric field at a distance of 30 centimeter from the center of the sphere, at the surface of the sphere, okay, and at a distance of 5 centimeter
फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पीयर। अब पहली बात, ओके, जो स्पीयर है उसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर, ओके, और वो स्पीयर के ऊपर क्या किया हुआ है, हम लोगों ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है, यस। तो इसको मैं इस तरह से बना देता हूँ, लेट अस से ये आपका स्पीयर है, इसका जो रेडियस है वो कितना है, इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है, ओके। ये आपका प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, कितना दिया हुआ है वो 1 माइक्रोकूलम चाहिए, तो उसको आप इस तरह से लिख लो, इज गोइंग टू बी 10⁻⁻⁶ कूलम, ठीक है। जो रेडियस है कैपिटल आर ऑफ द स्पीयर इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर, उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लो, कितना हो जाएगा 0.1 मीटर या 10⁻⁻1 मीटर। और क्या दिया हुआ है आपको, पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पीयर। तो बेसिकली आपको क्या करना है यहाँ पे, ओके, वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पीयर, ओके। तो यहाँ पे आपको स्मॉल आर का वैल्यू दिया हुआ है, ओके, ये पहला आपका टास्क है, स्मॉल आर इज गिवन एज 30 सेंटीमीटर विच इज नथिंग बट 0.3 मीटर, ठीक है। अब आप चाहो तो डायरेक्टली यू कैन यूज दिस फॉर्मूला विच इज, ओके, E is equal to, okay, you can say sigma into bracket r square upon epsilon naught into r square, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप अगर चाहिए you can go with this formula also, E is equal to 1/4 pi epsilon, okay, q upon r square, ये आपके ऊपर है, ओके। मैं दोनों फॉर्मूले लिख के दे देता हूँ आपको। एक वाला फॉर्मूला जो था दैट वाज सिग्मा into r square, okay, upon it was epsilon into small r square, okay, जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। तो दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और आपको क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट, बस इतना ही दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ पे पहली बात आपकी ये रहेगी कि आप बोलोगे एज्यूमिंग द स्पीयर टू बी इन फ्री स्पेस, आपके जब आप बोर्ड्स के पेपर लिखते हो ना, तो ये जो स्टेटमेंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपरली नीटली स्टेप बाय स्टेप आप लिखोगे ना, तो उसमें आपके मार्क्स कट नहीं होते थे, ओके, यस। तो दिस विल बिकम व्हाट, तो बोलेंगे ऐसे केस में एप्सिलॉन विल बिकम एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, एप्सिलॉन नॉट। तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, यस। अभी देखो कभी कभी मेरे माइंड में ये सिंबल आ जाता है और कभी कभी ये आ जाता है, तो इंटरचेंजेबली मैं यूज करते रहता हूँ, ओके, यस। आप कौन सा भी एक सिंबल कंसिस्टेंटली यूज करोगे वो अच्छा है, ठीक है, यस। इनटू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर विच इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो है उसको मैं बोल देता हूँ इट इज 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू जो है, तो वो आपका कितना है 10⁻⁻⁶ अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर जो आपका रहेगा, ओके, दैट इज गोइंग टू बी 0.3 का स्क्वायर, ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 9 × 10⁻³ अपॉन, कहना है 0.3 का स्क्वायर जो होगा वो 0.09 होगा, तो उसको 0.09 को मैं ऐसा लिख देता हूँ 9 × 10⁻², ओके। 0.3 यानी 3 × 10⁻1 का स्क्वायर, दैट इज 9 × 10⁻²। तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी, ओके, ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻² ऊपर जाके +2 10⁵, ओके, न्यूटन पर कूलम, या फिर ओके आप इसको ऐसे बोल सकते हो 10⁵ वोल्ट पर मीटर, ठीक है। एक बार देख लेते हैं टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है, ओके, दे हैव गिवन द यूनिट एज न्यूटन पर कूलम। अब न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, ओके। एनीवे, नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सर्फेस ऑफ द स्फीयर। अब एट द सर्फेस ऑफ द स्फीयर इसका मतलब क्या है, हम लोग बोलेंगे स्मॉल आर और कैपिटल आर का वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ पे जो बचा रहेगा, ओके, जब स्मॉल आर एंड कैपिटल आर सेम है तो आपका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। आप वो भी यूज कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, सब कुछ सेम रहेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज कैलकुलेशन फॉर सेकंड केस,
आपको लेकिन उसके लिए सिग्मा अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर की जगह पे अभी क्या आएगा, कैपिटल आर स्क्वायर क्यू। तो आपका स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या है, सेम है। 1/4πε0 9 × 10⁻⁹ × 10⁻⁻6 अपॉन जो आपका आर का वैल्यू है अभी वो है 0.1। ओके, तो 0.1 को मैं ऐसे लिख देता हूँ 10⁻⁻1 और उसका स्क्वायर तरह से। तो ये आपका हो जाएगा, दिस गोइंग टू बी 9 × 10⁻³ अपॉन 10⁻²। दैट विल बी 9 × 10⁵ ओके न्यूटन पर कूलम। ये आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पहले केस में था। ये जो आपका आंसर आ रहा है दिस इज कमिंग इन सेकेंड केस। ये क्लियर है। तो टेक्स्ट बुक में भी वही दिया हुआ है। और जो लास्ट केस है वो तो बहुत ही ईजी है। उसमें क्या बोला हुआ है उन्होंने लास्ट केस में, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। भाई 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यानी ये सेंटर आपका ओ है और ओ से जो रेडियस है वो 10 है। तो बिटवीन द एंड ऑफ रेडियस एंड सेंटर ये 5 सेंटीमीटर का तो भी यहाँ पे लाया होगा। ओके, और हम लोग बोलते हैं अंदर जो है वो लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या रहेगा, या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू रहेगा 0। वही आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, यस। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका है एप्लीकेशन, दैट इज यूजिंग गॉस लॉ वी आर गोइंग टू डिराइव ओके द इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। ओके, देखो ये जो है ना, ये आप समझ लो, पहला जो स्पीयर था वो भी मेटेलिक कंडक्टर था। ओके, और अभी जो आप कंसिडर कर रहे हो वो एक चार्ज्ड वायर कंसिडर कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं उसमें से करंट पास हो रहा है। ओके, पहली बात ये भी समझो आप। ओके, सिंपली क्या बोला हुआ है उन्होंने, लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। ओके, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स वो चार्ज वायर आप सुनते हो ना तो आपको ऐसा लगता है उसमें से करंट पास हो रहा है, ऐसा नहीं है। ओके, यस। इसको और भी अलग अलग टर्म या फ्रेजेस से यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ओके इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एनीवे consider a uniformly charged wire of infinite length having constant linear charge density okay lambda charge per unit length। अभी पिछले केस में हम लोगों ने सिग्मा डिफाइन किया था, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, लैम्बडा, दैट इज नथिंग बट क्यू अपॉन एल। ठीक है, केप्ट इन अ मीडियम ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन, where epsilon is nothing but epsilon naught into k। ओके, अब ऐसा सोचो आप कि ये जो वायर है ना इसका एक मैग्नीफाइड व्यू हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। ओके, और हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं वायर की एक्सिस लेता हूँ तो वो एक्सिस से, देखो वायर क्या है, वायर का जो शेप इट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, सिलेंडर। अगर आप कोई भी पीस ऑफ वायर लोगे तो वो क्या रहेगा, इट विल बी सिलेंड्रिकल इन शेप। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं जो कैपिटल आर है दैट इज रेडियस ऑफ व्हाट, ओके द सिलेंड्रिकल वायर। और यहाँ पे जो अभी हम लोग जैसा शेप वायर का है ओके तो गॉसियन सरफेस का भी हम लोग वैसा ही शेप कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एक छोटे लेंथ का स्मॉल एल, अभी वायर जो है वो बहुत लंबी है। ओके, यस, ऐसा समझ लो वायर जो है वो काफी लंबी है, और जो गॉसियन सिलेंडर कंसिडर करने वाले हैं, ये वायर है आपकी, तो गॉसियन सिलेंडर का लेंथ थोड़ा ही कंसिडर करेंगे। ओके, तो आप बोलोगे सर जितना ओरिजिनल वायर है उतना ही बड़ा गॉसियन सरफेस होना चाहिए, कंपलसरी नहीं। ओके, कैसे, तो वो हम लोग अभी आगे समझेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो डेरिवेशन है ओके यस इट इज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पी ओके एट पॉइंट पी विच इज एट डिस्टेंस आर, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब लास्ट केस में हम लोगों ने क्या किया था, तो वो जो पॉइंट पी था वो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पीयर कंसिडर किया था। ओके, यहाँ पे ये जो पॉइंट पी का डिस्टेंस है वो हम लोग एक्सिस ऑफ द वायर या एक्सिस ऑफ द सिलेंड्रिकल वायर उससे हम लोग कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, तो वही दिया हुआ है कि to find the electric field intensity at P at a distance r from the charged wire, imagine a coaxial Gaussian cylinder। okay, अब ये जो coaxial Gaussian cylinder जो है उसका लेंथ इनफाइनाइट नहीं है, उसका हम लोग एक फाइनाइट लेंथ L लेंगे एंड रेडियस स्मॉल r लेंगे। ओके, अब अगर गॉसियन सरफेस का मैं बोल रहा हूँ कि या जो गॉसियन सिलेंडर है उसका रेडियस जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो भी किससे कंसीडर कर रहे हैं, तो ये जो एक्सिस दिया हुआ है, जो सेंट्रल लाइन दिया हुआ है ओके उससे कंसीडर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या रहेगा कि अगर मैं ये सिलेंडर बनाता हूँ
तो जो पॉइंट पी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ओके, इट इज गोइंग टू लाई ऑन दिस सिलेंडर, ओके, ये जो इमेजिनरी सिलेंडर है, गॉसियन सरफेस है, उसके ऊपर ये क्या होने वाला है, लाई करने वाला है। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, तो बेसिकली वी आर सेइंग, imagine a coaxial Gaussian cylinder of length L and radius R, okay, closed at each end by plane caps normal to the axis, okay, passing through the point P. Consider a very small area ds at point P on the Gaussian surface, ठीक है। अब चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ, बहुत इजी कंसेप्ट है ये। हम लोग क्या बोलेंगे सबसे पहले कि लेट अस से जो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है वो पहले बना लेते हैं, और उसके आजू बाजू में मैं एक कोएक्सियल सिलेंडर बना रहा हूँ जिसका लेंथ क्या है, फाइनाइट है। थोड़ा डायग्राम में बड़ा बना रहा हूँ, ये आपको समझने के लिए और इजी हो जाएगा। ओके, सो तो ये जो वायर है इसके ऊपर हम लोगों ने यूनिफॉर्मली चार्ज क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और ये इसके पूरे सरफेस के ऊपर है, ओके, लाइक दिस, यानी पूरा ये जो सरफेस है, ओके, तो उसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, चार्ज हर एक पॉइंट पे क्या किया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिग्मा डिफाइन नहीं करेंगे, हम लोग लैम्बडा डिफाइन करेंगे, दैट विल बी द चार्ज पर यूनिट लेंथ, ओके, यस। अभी जो लेंथ कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं कैपिटल एल लिख देता हूँ। कैपिटल एल यानी क्या है, जो भी टोटल चार्ज रहेगा, ओके, यस। तो अगर चाहिए तो इसको मैं स्मॉल क्यू के जगह पे व्हाट विल डू इज कैपिटल क्यू यूज कर देता हूँ, ओके, अपॉन एल लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो कैपिटल क्यू लिया है हम लोगों ने, तो हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग या वेरी लॉन्ग कंसीडर कर सकते हैं। लेट अस से ये जो हमारा कंडक्टर है उसका लेंथ क्या है, कैपिटल एल, ओके, और जो गॉसियन सिलेंडर है ना उसका लेंथ मैंने क्या लिया हुआ है, स्मॉल एल लिया हुआ है। अब इनफाइनाइटली लॉन्ग है, आप इसको वेरी लॉन्ग कंसीडर करो, ओके, और उसके ऊपर जो टोटल चार्ज मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ओके, यस। तो आपको ये ध्यान में रखना है वो जो टोटल चार्ज जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ना, वो कर्व्ड सरफेस के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ओके। वी आर नॉट कंसिडरिंग द एंड्स। ये आपको आ रहा है क्या समझ में? ओके, तो वहां पे हम लोगों ने ओके लैम्बडा डिफाइन किया है, ओके, लैम्बडा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बेसिकली लैम्बडा इज योर लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो जब गॉसियन सरफेस का ओके लेंथ की बात आती है, तो उतने लेंथ के लिए मैं बोलूंगा, जैसे टोटल लेंथ के लिए जो चार्ज कैपिटल क्यू था, तो ये जो स्मॉल लेंथ है, तो ये रीजन में कितना चार्ज है, ओके, तो मैं ऐसा बोलूंगा फॉर लेंथ एल ऑफ गॉसियन सिलेंडर। अब ये जो गॉसियन सिलेंडर है, ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये कोएक्सियल सिलेंडर है, ओके। कोएक्सियल सिलेंडर यानी किसको हम लोग बोलेंगे, जो ओरिजिनल वायर है उसकी एक्सेस, ओके, काम करते हैं अलग कलर से उसकी अच्छी एक्सेस हम लोग बना लेते हैं, तो वो क्लियर भी हो जाएगा। लेट अस से ये जो रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ओके, दैट इज एक्सिस विच इज कॉमन फॉर द वायर एज वेल एज द गॉसियन सिलेंडर, ओके। और वो जो एक्सिस है उससे ये जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है, और ये जो डिस्टेंस है, ओके, ये दिखा देता हूँ मैं, ये वाला जो डिस्टेंस है, ओके, दैट इज व्हाट, स्मॉल आर, ओके। और हम लोग बोल रहे हैं स्मॉल आर पे एक डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, और वो पी में से हम लोग बोल रहे हैं जो गॉसियन सरफेस है वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ओके। ये गॉसियन सरफेस है, और गॉसियन सरफेस लेट अस से अगर एक पॉइंट पी है तो उसमें से क्या हो रहा है, वो पास हो रहा है, ओके। और ये आपको ध्यान में रखना है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, ठीक है। तो फॉर लेंथ एल ऑफ गॉसियन सिलेंडर मैं बोलूंगा, अगर मैं लैम्बडा डिफाइन करता हूँ, दैट विल बी वो एल के लिए कितना चार्ज है अवेलेबल, तो उसको मैं स्मॉल क्यू बोल देता हूँ, तो दैट विल बी स्मॉल क्यू अपॉन एल, ओके। तो मैं बोलूंगा क्यू क्या हो जाएगा, इट विल बी लैम्बडा इंटू स्मॉल, ये क्लियर है? तो लेट अस से इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया, ठीक है।
अब ये जो पॉइंट P है, ओके, तो इसके अलोंग हम लोग क्या करेंगे ना, एक छोटा सा एरिया ले लेंगे और ये एरिया को मैं क्या बोलूंगा, विल कॉल इट एज ds। तो यहाँ पे मैं ऐसे बोलूंगा कि सेंटर से ये जो ds एरिया है उसका डिस्टेंस कितना है, r है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होगा, ओके, तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मैं अभी दिखाने वाला हूँ, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाऊंगा मैं, ओके, वो मैं ब्लू कलर से दिखाता हूँ। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैं कहाँ से दिखा रहा हूँ, ओके, फ्रॉम द सरफेस दिखा रहा हूँ, और वो रेडियली क्या होने वाली है, ये एरिया में से पास होगी लाइक दिस। ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यस, यहाँ पे वो इसको कट कर रहा है, ये पार्ट को निकाल ही देता हूँ। तो यहाँ पे दिखा देते हैं लेंथ L है लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पे लेंथ L दिखा दिया है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। और जो एरिया वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर को मैं चाहिए तो ब्लैक कलर से दिखा देता हूँ, लाइक दिस, दिस विल बी योर एरिया वेक्टर। ये जो एरिया वेक्टर है उसको मैंने ds बोल दिया है, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो जो गॉसियन सिलेंडर है उस पे जो हम लोगों ने एरिया ds कंसिडर किया है, उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है और वो जो ds का एरिया वेक्टर है, ओके, दोनों की भी, दोनों क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा थीटा विच इज एंगल बिटवीन वेक्टर E एंड वेक्टर ds, तो वो थीटा का वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा वेक्टर E डॉट वेक्टर ds विल बी इक्वल टू व्हाट, E ds, ओके, कॉस ऑफ थीटा। बट थीटा का वैल्यू 0 है, तो मैं बोलूंगा दिस विल बिकम, ओके, कॉस 0 कितना हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 1। तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, ये बनेगा E इंटू ds, दैट्स इट, ओके। इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज जो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको एक और बात ध्यान में रखना है कि जितने भी लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पे तैयार हो गए वो ऐसे रहने वाले हैं, ओके। तो जो कर्व सरफेस एरिया है, ओके, उसमें से पास होने वाले हैं नॉर्मली या रेडियली, ओके। लेकिन जो हम लोग बोलते हैं कि कोई भी सिलेंडर जो रहता है उसका कर्व सरफेस एरिया होता है और ऊपर का भी सरफेस एरिया होता है, ओके। तो ऊपर के जो दो सरफेस एरिया है, ओके, उसको हम लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं करने वाले, क्यों, तो लाइंस ऑफ फोर्स ये एरिया को क्या है, पैरेलल है, ठीक है। देखिए अगर मैं ये अगर सिलेंडर कंसिडर कर रहा हूँ, ओके, तो मैं बोल रहा हूँ कि जो फील्ड है वो ये कर्व सरफेस को क्या है, ओके, परपेंडिकुलर है। ये ऐसा समझ लीजिए, फील्ड है ना, इसमें से इस तरह से निकल रहा है, तो ये कर्व सरफेस को क्या है, नॉर्मल है। लेकिन जो ऊपर का रहेगा, यानी एरिया ऑफ द बेस एंड एरिया ऑफ द टॉप, उसको ये क्या रहने वाले, लाइंस ऑफ फोर्स जो रहेंगे या जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उसको पैरेलल रहेगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल रहेगा तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे जो एरिया वेक्टर है, ओके, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनेगा तब 90 बनेगा, ओके। यस, फिलहाल आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर सपोज मैं यहाँ का एरिया वेक्टर बनाता हूँ तो वो एरिया वेक्टर इस तरह से रहेगा। ये आपको आ रहा है समझ में? तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा ई एंड ds के बीच में एंगल क्या रहने वाला है, इज गोइंग टू बी 90, और cos 90 क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 0। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, अगर मैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds टॉप और बॉटम के जो बेस एरिया है उसको अगर मैं कंसिडर करके, ओके, कैलकुलेट करता हूँ, तब मेरा जो आंसर आएगा दैट विल कम एज ई डॉट ds विल बी इक्वल टू व्हाट, ई ds cos of 90 which is equal to what, 0. This is for what, for top and bottom सर्कल एरिया, जो सिलेंडर का टॉप और बेस होता है, ओके, उसके लिए मैं बोलूंगा ई डॉट ds का वैल्यू क्या रहने वाला है, 0। यानी ऊपर का और नीचे का बेस का जो एरिया है, ओके, सर्कुलर एरिया है, उसको हम लोग अभी क्या करेंगे, कंसिडर ही नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ कर्व सरफेस एरिया जो है वो कंसिडर करेंगे। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। सो बेसिकली वी आर सेइंग ये जो ई ds निकाला है ये हम लोगों ने d फाई का वैल्यू निकाला है। d फाई इज नथिंग बट इक्वल टू वेक्टर e डॉट वेक्टर ds which is nothing but equal to what, e ds cos theta which is nothing but equal to e ds, okay। this is for what, for curved surface, और अभी हमें सिर्फ कर्व सरफेस ही कंसीडर करना है, ओके।
और एक्चुअली ये कर्व सरफेस एरिया के लिए भी नहीं है, कर्व सरफेस एरिया के जो छोटा सा पार्ट है ds उसके लिए ये वैल्यू है। तो अगर मैं फाई निकालता हूँ टोटल फ्लक्स, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, या साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वेक्टर e डॉट वेक्टर ds, ओके, यस, विच इज नथिंग बट साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ e ds। ये जो ऊपर की वैल्यू है वो नीचे सब्स्टिट्यूट कर दी। अब जैसे लास्ट केस में मैंने बोला था एट डिस्टेंस r, e का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मैं अगर ये पॉइंट से यहाँ पे डिस्टेंस अगर कंसिडर करूँ, ओके, r, मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा ये पॉइंट पे भी क्या रहेगा, इट विल बी सेम। इन्हें थ्रू आउट जो कर्व सरफेस है वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहने वाला है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। बोलने का मतलब क्या है, ये जो ई है ये बाहर आ सकता है लाइक दिस, तो ये आपको मिलेगा साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ds, एंड साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ds विल बी कंसिडर्ड एज ओनली द कर्व्ड सरफेस एरिया। क्यों, मैंने बोला आपको टोटल सरफेस एरिया नहीं लेना है, यहाँ पे आपने साइड का कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है और ऊपर का, टॉप का और जो नीचे का बेस का एरिया उसको निगलेक्ट करना है। तो ऐसे केस में जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एल, बराबर है, ओके, दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ओके। अब हम लोग क्या बोलेंगे, आपको यहाँ पे जो फाइनल इक्वेशन मिलेगा दैट विल बी व्हाट, फाई इज नथिंग बट इक्वल टू e into 2 pi r l, okay, let us say this is your equation number 3। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे या गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ओके। तो गॉसेस थ्योरम यहाँ पे जब अप्लाई किया तो मैं बोलूंगा, ओके, आपको क्या मिलेगा, the total flux through the Gaussian surface is nothing but equal to the net charge enclosed by it per unit permittivity, okay। अब जो net charge enclosed by it है वो क्या रहने वाला है, वो स्मॉल क्यू रहेगा। देखिए गॉशियन सिलेंडर जो है वो कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है, वो ये प्लस क्यू जो हम लोगों ने लिखा हुआ है, यानी जो इतना एरिया जो है, यहाँ पे रेड कलर यूज कर लेता हूँ, ओके, ये वाला जो एरिया है दिस वन एंड दिस वन, एरिया बोलने से अच्छा मैं बोलूंगा इतना जो लेंथ है सिलेंडर का, ओके, और उसका जो कर्व सरफेस एरिया है उसके ऊपर जितना चार्ज है, ओके, वो हमको कंसीडर करना है। तो वो चार्ज क्या है, Q, विच इज नथिंग बट इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। मैं बोलूंगा फाई विल बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन, बराबर है, ओके। अब ये मैं बोल देता हूँ दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो इन दोनों को इक्वेट किया तो हमें क्या मिलेगा, ओके, Q अपॉन एप्सिलॉन इज नथिंग बट इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल, ओके। लेकिन जो Q है तो उसको हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल। इसमें से L कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल l दोनों साइड से, आपको मिलेगा E इज नथिंग बट इक्वल टू 1 अपॉन, ओके, इसको रीअरेंज किया तो मिलेगा 2 पाई एप्सिलॉन, ओके, लैम्डा न्यूमरेटर में रहेगा अपॉन आर, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। लेट अस से दिस इज योर रिजल्ट नंबर 5। अभी एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं, वहां पे भी उन्होंने सेम मेथड यूज किया हुआ है, ओके। तो E का वैल्यू क्या आ रहा है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन इंटू आर, ओके, हमारा भी जो है वही है 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन इंटू लैम्डा अपॉन आर, ओके। बोलने का मतलब क्या है कि टेक्स्ट बुक में सिर्फ उन्होंने क्या है ना, वैक्यूम कंसिडर किया है, तो एप्सिलॉन की जगह पे उन्होंने क्या ले लिया है, एप्सिलॉन नॉट ले लिया है। ये आपको आ रहा है समझ में, ठीक है, यस। अगर हम लोग बोलते कोई दूसरा मीडियम है तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के साथ के भी आ जाता, ओके। एनीवे फिलहाल मैं इसको एज एप्सिलॉन करके रख रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन द मीडियम हम लोग बोलेंगे कंडीशन चेंज होगा, ओके, यस। So anyway, E is nothing but equal to lambda upon 2 pi epsilon naught into R. The direction of the electric field E is directed outward if lambda is positive and inward if it is negative. यानी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो लैम्डा पॉजिटिव रहेगा, ओके, लैम्डा यानी क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, वो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन लैम्डा अगर नेगेटिव है, तो लैम्डा अगर नेगेटिव है तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो लाइन्स ऑफ फोर्स रहेंगे वो क्या रहेगा, अंदर की तरफ। और लैम्डा नेगेटिव कब रहेगा, जब आपने नेगेटिव चार्ज क्या किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आपने एक बार क्या करना है, अच्छे से देख लेना है, ठीक है। इसके बाद फिर आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। द लेंथ ऑफ स्ट्रेट थिन वायर इज 2 मीटर, इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम, कैलकुलेट द चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू द वायर एट अ पॉइंट 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। सबसे पहले डायरेक्टली हम लोग इसमें देख लेते हैं, Q इज नथिंग बट इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम, यानी 3 × 10⁻⁶ कूलम,
और जो लेंथ एल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, इट इज टेकन एज 2 मीटर। ओके, वो आपको दिया हुआ है, लेंथ ऑफ स्ट्रेट थिन वायर इज 2 मीटर। ओके, और यहाँ पे जो आर है यानी जो डिस्टेंस है वो कितना बोला हुआ है, 1.5 मीटर। तो ऐसे केस में सबसे पहले आपको चार्ज डेंसिटी निकालना है। चार्ज डेंसिटी इज नथिंग बट व्हाट, हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज 3 इंटू 10⁻², ये देखिए यहाँ पे भी -6 होना चाहिए था, उन्होंने +6 लिखा हुआ है, अपॉन द लेंथ। अभी लेंथ कितना दिया हुआ है, 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर या कूलम मीटर इनवर्स। ओके, और जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला है उसमें हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, E इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। ठीक है, तो ये बस वैल्यू हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया, 1.5 इंटू 10⁻6, 2 इंटू पाई, पाई का वैल्यू 3.142, और जो एप्सिलॉन नॉट है, अगर मैं सिंपली एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बोलूं तो इट इज 8.85 इंटू 10⁻12। हाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका टोटल वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁻9, ये ध्यान में रखना है। लेकिन सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है, इट इज 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, अब यहाँ पे वापस उन्होंने वही गलती की हुई है। ओके, तो ये जो आपके टेक्स्ट बुक में है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक काफी दी है। ओके, यस, तो एनीवे यहाँ पे भी उन्होंने नेगेटिव साइन नहीं लगाया हुआ है। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व ही कर लेते हैं हम लोग। ओके, ये पार्ट आप लोगों ने लिख लिया, आई होप। ओके, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो E is nothing but equal to 1/2 pi epsilon, okay, into R. This is going to be what, lambda, lambda upon R. तो हम लोग बोलते हैं कि बेस्ड ऑन दैट आपका जो वैल्यू है, लैम्बडा का वैल्यू कितना है, इज 1.5 इंटू 10⁻⁻6। ओके, और आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 2 पाई एप्सिलॉन इंटू आर, आर का वैल्यू कितना दिया है, 1.5 मीटर। ओके, 2 पाई एप्सिलॉन में वैसे ही रहने देता हूँ, जो आर का वैल्यू है वो कितना है आपका, दैट इज गिवन एज 1.5। ठीक है, उसको मैं यहाँ पे 1.5 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको इसको समझने का एक शॉर्टकट बता देता हूँ। 1/2 पाई एप्सिलॉन जो है ना, उसको वैसे ही रहने देते हैं हम लोग। ओके, मैं इसको 1.5 एंड 1.5 को कैंसिल कर देता हूँ, तो आपको मिलेगा 10⁻⁻6 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओके, 2/4 पाई एप्सिलॉन इंटू 10⁻⁻6। अब ये कौन सा मीडियम दिया हुआ है, कुछ ऐसा स्पेसिफाई तो नहीं किया हुआ है। ठीक है, यस, हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ही ले लेंगे। ओके, विल एज्यूम इट टू बी फ्री स्पेस और वैक्यूम। ओके, सो दिस विल बिकम 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6। ओके, ये हो जाएगा 18 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। पर चेक कर लेते हैं, 1.798 इंटू 10⁻4 हम लोगों का कितना आ रहा है, इट इज कमिंग एज 18 इंटू 10⁻3। आप चाहिए तो उसको ऐसे लिख सकते हो, 1.8 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। ये हम लोगों ने क्या किया है, डायरेक्ट वाले मेथड से इसको सॉल्व किया है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है, इसका वैल्यू हम लोगों ने 9 इंटू 10⁻9 लिया है। ठीक है, इसकी वजह से हमारा आंसर ये आ रहा है। अगर आप टेक्स्ट बुक के मेथड से जाओगे तो आपको जो आंसर आएगा, इट विल कम एज 1.798। हमारा जो आ रहा है, इट इज कमिंग एज 1.8 इंटू 10⁻4। ठीक है, यस, एनीवे, तो इसके बाद जो नेक्स्ट डेरिवेशन है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। ओके, ये हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं।